सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोब इंजीनियर्स। तो आज डेली डोज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बीच में गैप कर दिया, काफ़ी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो। तो अब हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं डेली डोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये काफ़ी जगह पूछा गया है, ठीक है। जनरली ये एसएससी के क्वेश्चन पे पूछते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एसएससी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत आसान की क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसी टॉपिक पे सॉल्व होते हैं। तो चलिए देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर। रेशियो स्पेसिफिक हीट एयर, क्लियर। तो जनरली एयर के लिए जो स्पेसिफिक हीट होता है उसकी कौन कौन सी होती है। एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज फॉर एयर, ओके। एयर और ओके एयर। और जो सॉलिड के केस में सिर्फ एक ही स्पेसिफिक हीट होता है, जिसको हम सी से बताते हैं, क्लियर है। ये एयर और लिक्विड के केस में है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, रेशियो की बात कर रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर के रेशियो Cp अपॉन Cv की बात कर रहा है। क्या हो जाएगा 1.41। 1.41 इज योर राइट आंसर। तो जब भी आपको किसी भी एयर की बात करें, स्पेसिफिक हीट के रेशियो के बारे में बात करें, तो आप 1.41 आपको ये रेशियो याद होना चाहिए, क्लियर है। तो दोनों करने से ना। ओके, क्वेश्चन 2 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस की बात कर रहा है, वेयर m इज द मास ऑफ गैस, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, काफी जगह ये पूछा गया है, बट कंफ्यूजन भी है यहाँ पे। जनरली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये भी इसका आंसर होता है, क्लियर है। और पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, ये भी आंसर होता है। पीवी इज इक्वल टू, ये दोनों करेक्ट आंसर हैं। एक्चुअल में अगर आप देखें तो पीवी गैस आइडियल गैस इक्वेशन जो है, ये दोनों करेक्ट हैं। ये तो पूरी तरीके से रॉन्ग हो गया। ये क्यों रॉन्ग हुआ मैं अभी बताता हूँ। इन दोनों में से कोई आंसर होगा, और जाहिर सी बात है मास ऑफ गैस की बात करके डिनोट कर दे रहा है क्वेश्चन में कि m से रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है हमारा ये आंसर सही होगा, क्लियर है। ये तो सही होगा नहीं, क्योंकि पावर गामा है, ऐसा तो होता नहीं आइडियल गैस में। आइए अब हम कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए PV is equal to nRT. This is right equation, where n is equal to mass of upon molecular mass, ठीक है, which is equal to small m, capital R dash upon m is called RT। तो ये इक्वेशन देखो, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, क्लियर है। तो ये PV इज इक्वल टू nRT, ये ऐसा इक्वेशन होता ही नहीं है आइडियल गैस। आइडियल गैस का इक्वेशन ये होता है, क्लियर है। वेयर R इज अ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, वेयर R डैश इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो ये आंसर आप जो मार देते हो PV इज इक्वल टू nRT, R दैट्स, ये आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, बट यूनिवर्सल चाहिए ना हमें, तो ये इक्वेशन सही है। अगर ऐसे नहीं लगा है तो ये इक्वेशन गलत है। दिस इज द राइट इक्वेशन एंड दिस इज द राइट इक्वेशन। तो इन केस ऑफ मास पीवी इज इक्वल टू एमआरटी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन है। ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछा है ड्राई स्टीम का, ड्राई स्टीम का पूछा है। आरआरबी जेईई 2012 में क्वेश्चन जनरली पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, क्या है ये बता दूं। देखो ms मतलब मास ऑफ ड्राई स्टीम कहो या मास ऑफ स्टीम कहो, अपॉन ml इज मास ऑफ लिक्विड। हियर m इज ए मास ऑफ स्टीम और ml इज अ मास ऑफ लिक्विड, ठीक है, क्लियर है ना। तो बताइए कि कौन सा आंसर सही है ड्राइनेस फ्रैक्शन का। ड्राइनेस फ्रैक्शन को किससे हम डिनोट करते हैं, जनरली ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं,
इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ स्टीम जो प्रोड्यूस हुआ है अपॉन मास ऑफ स्टीम के साथ जो कितने अमाउंट ऑफ लिक्विड से जनरेट हुआ है। दिस इज योर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। अच्छा ठीक है। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन जनरली, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के बीच में। ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू जनरली लाई करती है 0 से 1 के बीच में। इससे ज्यादा या 0 से कम आपकी ड्राइनेस फ्रैक्शन किसी के लिए भी नहीं आएगी। इसको मैं बताता हूँ कैसे। देखिए ये सब चीज इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो है नॉर्मली आंसर बता दूं काम खत्म मेरा, बट कुछ डिटेल है, हर एक क्वेश्चन में कुछ राज छुपे हुए हैं। मैं चाहता हूँ वो निकाल कर आपको मैं डिटेल में बताऊं। देखिए तो अगर आप पीवी डायग्राम देखोगे सब्सटेंस का तो कुछ ऐसा बनता है। इसको कहते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और इसे कहते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। क्लियर है? मतलब इस पॉइंट पे जो भी हमारा लिक्विड जो होगा वो प्योर लिक्विड फॉर्म में होगा, और इस पॉइंट पे जो भी हमारा हमने सब्सटेंस लिया है, लिक्विड फ्लूइड लिया है, वो सैचुरेटेड वेपर के प्योर वेपर में होगा। इस लाइन के ऊपर गया तो वो सुपर हीटेड वेपर में हो जाएगा, ड्राई, फुल ड्राई हो जाएगा। क्लियर है? इसके नीचे जो भी है लिक्विड लाइन में। तो देखिए, तो अगर इस लाइन पे फॉर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लिए इस लाइन हमारा सब्सटेंस का जो भी लाई होगा वो इन्हीं के बीच में होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। दैट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन। क्या कितने अमाउंट ऑफ मॉइस्चर उसमें कंटेन है आपके वाटर में या फिर आपके सब्सटेंस में, ठीक है, फ्लूइड में। तो देखिए सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लिए अगर मैं ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालूंगा तो मास ऑफ स्टीम, यहाँ तो स्टीम है नहीं, ये 0 हो जाएगा। ये मास ऑफ स्टीम तो है नहीं, मास ऑफ लिक्विड बस है, मास ऑफ लिक्विड तो है यहाँ पे। मास इस पॉइंट पे मास ऑफ लिक्विड तो है, वेपर नहीं, क्योंकि ये लाइन जो क्या बता रहा है, ये लाइन बता रहा है कि आपका जो सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में है। तो मास ऑफ स्टीम को मैंने 0 कर दिया तो आंसर आ गया 0। आप देखो हाई लिमिट पे देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन के लिए इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे देखिए मास ऑफ स्टीम तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो लिख देता हूँ मास ऑफ स्टीम, मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ लिक्विड। यहाँ लिक्विड सैचुरेटेड वेपर लाइन है ना, मतलब जो फ्लूइड है वो फुल वेपर स्टेट में है, तो मास ऑफ लिक्विड ये तो 0 हो जाएगा, लिक्विड तो होगा नहीं वेपर केस में। तो मास ऑफ दिस इज क्या हो जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा किसी भी क्वेश्चन, किसी भी फ्लूइड के लिए 0 से 1 के बीच में लाई होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, मैं पीवी डायग्राम बनाता हूँ, ये मैंने सब्सटेंस का स्टेट बनाया, ये पॉइंट दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो वाटर के लिए क्रिटिकल पॉइंट, ये टेम्परेचर क्या होता है? 347 डिग्री सेल्सियस, 320 डिग्री सेल्सियस, 374 डिग्री सेल्सियस या 180 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जनरली इसका आंसर होता है, देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 374.15 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, इसका नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है? 374। तो ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। ये ठीक है। नाउ आप कुछ और जान लेते हैं। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? किसका? वाटर का बात कर रहे हैं। 2 to 1.2 बार याद रखना है। एंड क्रिटिकल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 374.15 डिग्री सेल्सियस। यही क्वेश्चन अगर गेट में पूछेगा तो ये पॉइंट वाली वैल्यू जरूर देगा, ठीक है। तो वाटर की क्रिटिकल प्रेशर 221.2 बार और क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नाउ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द गैसेस हैज हाईएस्ट कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट? H की बात कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ना कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी बात नहीं हो रहा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम ये। तो इन 1 2 3 चारों गैस में से किसकी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ज्यादा होगी? बताइए। फॉर्मूला देखिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का, याद दिलाता हूं मैं। PV इज इक्वल टू जनरली होता है MRT होता है। तो PV इज इक्वल टू MR
ओके, इसको ऐसे करते हैं, PV इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज योर राइट आंसर। एन इज इक्वल टू होता है m अपॉन m आर डैश टी, ये होता है m आर टी। तो इस r की बात हो रही है, इस r की बात हो रही है, क्लियर है, ना कि इस r की। तो इस r का क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू दिस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, बाकी मिटा देता हूँ, बाकी का यूज नहीं, बाकी मैं समझाने के लिए आपको बस बताया था। तो ये हुआ फॉर्मूला, r इज इक्वल टू यूनिवर्सल, ऐसे भी लिख देता हूँ मैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए क्या हो जाएगा, किसके केस में हम बता रहे हैं, r नाइट्रोजन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, Rn के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन का 14, क्लियर है, 14, ये मैं लिख दिया। क्या मैं जनरली कहना चाह रहा हूँ कि देखो ये क्या है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मतलब जिसकी मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू सबसे कम होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा, क्लियर है। तो नाइट्रोजन का ये हो गया। फिर आते हैं RCO2 के लिए 8.314 अपॉन CO2 कितना हो जाएगा आपका 44, यस 44 CO2 कार्बन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। फिर है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा SO2 का 8.314 अपॉन 64, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम किसका है 14, तो नाइट्रोजन का R की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन इज योर राइट आंसर, क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, SSC JEE 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है इसके लिए, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर काइनेटिक ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू, तो मॉलिक्यूलर सबसे पहले देखो मैं इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², क्लियर है। लेकिन अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात तो कर रहे हैं, बट ये काइनेटिक एनर्जी हमारा वो बॉल ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल नीचे आ रहा है, वो वाला काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल लेवल की बात कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ मॉलिक्यूल लेवल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1/2 mv/ms होल स्क्वायर, और इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या हो जाती है, क्या होती है 3RU T upon M, yes T upon M, this is your VRMS, this is the velocity of molecule। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये तो पता ही रहता है, वैल्यू पुट करोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², तो ये तो हट के हो जाएगा 3RUT अपॉन m हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर, आंसर 1 इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो जनरली आपको सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का या मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होती है आपको याद रखना है 2RUT अपॉन m, T is the temperature, m is the molecular weight of that molecule, RU is the universal gas constant, इसकी वैल्यू 8.314 831.4 अलग अलग यूनिट में ये वैल्यू होती है, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया था ये क्वेश्चन 2012 में, ओके JEE 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ सुपर हीटेड वेपर, ठीक है, डायरेक्ट माइंड नहीं करना है, पीटी डायग्राम बताना है, टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है।
बनाया सब्सटेंस के लिए, प्योर सब्सटेंस के लिए। प्योर सब्सटेंस का टॉपिक चल रहा है। ये जो पॉइंट होता है ये होता है सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन। ये जो फॉर एग्जांपल इस गैस का इस प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज। तो जैसे जैसे प्रेशर आप किसी भी लिक्विड को लो उसको एक पर्टिकुलर प्रेशर पे रख दो। फॉर एग्जांपल प्रेशर 1 atm पे रखो, उसको टेस्ट करोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। प्रेशर एट 2 पे ऐसा बनेगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। प्रेशर एट 3 पे रखोगे तो हीट करोगे तो सुपर हीटेड रीजन में जाने के लिए टेम्परेचर चाहिए, और पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। प्रेशर आप चेंज कर रहे हो तो ये लाइन भी ऐसे चेंज होता जा रहा है। तो प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, द एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर को इवापोरेट अगर हम करेंगे, इन दैट केस ये क्या होगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज विथ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, या नो चेंज इन प्रेशर। तो एंथैल्पी क्या होगा, अगर मैं प्रेशर और एंट्रोपी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। तो लाइन जो बनती है जनरली, फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्टिकुलर प्रेशर लिया, फॉर एग्जांपल P1 पे, तो मैंने उसमें टेम्परेचर दिया तो ये ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। पहले लिक्विड स्टेट में था, फिर वेपर में पहुंच गया, फिर सुपर हीटेड हो गया, टेम्परेचर और बढ़ाया। तो ये हो गया P2 के लिए, ये हो गया P3 के लिए। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि एंट्रोपी क्या है, आप बता दोगे इस पॉइंट की एंट्रोपी क्या है, 1, इस पॉइंट की एंट्रोपी क्या है, 2, बताओगे ना। तो ये जो ये है इन दोनों की लाइन के, इसी को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी और लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट, तो इवापोरेशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। सिर्फ देखो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इस पॉइंट पे, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट या एंथैल्पी चेंज होना। क्लियर है। तो देखो पहला प्रेशर पे हमारी लाइन ऐसे बनी थी, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरे प्रेशर पे, प्रेशर P2 पे लाइन ये बन गई। तो देखो ये 1, ये तो ये हुआ 1 डैश, ये हुआ 2 डैश। देखो पहले कितना डिस्टेंस था, फिर कितना डिस्टेंस हो गया, अब इसको देखोगे तो और कम। तो ये लेटेंट हीट देखो, इस लेटेंट हीट को देखो और इस लेटेंट हीट को देखो, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन भी कम होते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर को एंथैल्पी कैसे चेंज होगा, कि एंथैल्पी कि प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। तो सो इंक्रीज इन प्रेशर एंथैल्पी विल बी डिक्रीज। तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एंथैल्पी डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। इसको चेक करता हूं मैं एक बार। यस, ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट देखें ना। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये एसएससी में ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और कहीं नहीं पूछा जाता है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। वाटर की डेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, एट किस टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस पे? तो इसका आंसर मैं बोलूंगा 1, 4 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे के बाद जब भी आप अपने वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कुछ लेटेंट हीट तो होगा ही, साथ में हमारा सैचुरेशन हीट। यस, टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। 100 डिग्री सेल्सियस तक जाओगे तो टेम्परेचर को कम करोगे तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डेंस हो जाएगी ना, आइस की फॉर्म में आ जाएगी। ये तो वेपर की फॉर्म हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद स्टार्ट होता है टेम्परेचर चेंजेस होना, वाटर में फेज चेंज होना, लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट के कारण। ठीक है, तो जनरली ऑप्शन इसको आपको याद करना होगा, इसका कोई रूल वो नहीं है। ठीक है, इसको आपको याद करना होगा कि वाटर की डेंसिटी कब मैक्सिमम होती है, तो एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हमारा टेक्निकल का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम जीके का एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा और एक क्वेश्चन हमारी रीजनिंग की रहेगी। ठीक है, तो फॉर आइडियल गैस कॉम्प्रेसिबिलिटी
क्या होता है आइडियल डिस्कम्प्रेसिबिलिटी? जीरो, यूनिटी और इन्फिनिटी। देखिए, तो आपको याद होगा एक ऐसा कुछ फिगर, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जानेंगे। ये है रिडंडेंट प्रेशर और ये होता है Z, जिसको हम कॉम्प्रेसिबिलिटी से डिनोट करते हैं। इसकी डायग्राम कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। दिस इज 0.1 0 और इधर 0.1 2 3 4 5 6। तो प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होता रहता है, हमारी ये लाइन भी ऐसे चेंजेस होती रहती है। अलग अलग वैल्यू की, गामा की वैल्यू भी टेम्परेचर रिडंडेंट देखोगे आप। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर रिडंडेंट इसके लिए 1.0 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, ऐसे इंडियन केस में। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस, अगर कोई गैस को आइडियल बिहेव करना है, अगर आपको किसी गैस को आइडियल कहना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे आपको सारे गैस को रखना होगा, इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी, क्या होता है? PV इज इक्वल टू RT। देखिए, PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो PV इज इक्वल टू RT इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसे ही हम लोग कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो एट पॉइंट दिस, ये जो एरिया आपको दिख रहा है इस सर्कल में, यहाँ पे जब कोई गैसेस होता है तभी हम उनको आइडियल गैस कहते हैं, इन केस ऑफ रिडंडेंट प्रेशर और इससे टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज हो, इन दैट केस में। क्लियर है? तो आंसर इन यूनिट, जीरो इन्फिनिटी नहीं होगा, एट यूनिट पॉइंट पे। क्लियर है? ना ही जीरो पे, ना ही इन्फिनिटी पे, यूनिट पॉइंट पे गैस के बिहेव कंप्रेसिबिलिटी, मतलब एट दिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर गैस बिहेव लाइक अ आइडियल गैस। क्लियर है? तो चलिए, आज का ज्ञान आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 11। आज का ज्ञान क्या है? बैम्बू इज इन विच कैटेगरी? बैम्बू हमारा जनरली किस कैटेगरी में आता है? पहले ये दूसरी कैटेगरी में था, ठीक है, ट्री के कैटेगरी में आता था। बैम्बू को हम ट्री कैटेगरी में रखे थे, अब चेंजेस हुआ है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ट्री, प्लांट, ग्रास। ठीक है, समझ में तो आ रहा नहीं? ग्रास लिखा हुआ है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, GRAS, ग्रास या एक्वेटिक प्लांट्स। बैम्बू याद है ना? बैम्बू ये ऐसे ही बनाते हैं ना बचपन में, नहीं तो ताड़ का पेड़ हो गया, थोड़ा सा ऐसे ले लो। क्लियर है? लंबे लंबे ऐसे होते हैं, तो इनको ग्रास के कैटेगरी में रखा गया है। अभी कुछ दिन पहले ही इसका ये चीज़, इसको इस कैटेगरी में रखा गया था। जनरली इसका रीज़न था क्योंकि इस अपने इंडिया में या फिर वर्ल्ड की बात किया जाए तो अपने बैम्बू की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और बोले जाए तो जो हमारे जो गांव वाले लोग हैं काफ़ी बैम्बू पे काम करते हैं, वो लोग जो बैम्बू का टोकरी वगैरह बनाते हैं ना, बैम्बू का टोकरी वगैरह बनाते हैं, बैम्बू का अलग अलग डिज़ाइन का कुछ ऐसा कुछ बना, बैम्बू मतलब जो लोग बैम्बू ही उनका मतलब बैम्बू का पेड़, बैम्बू की लकड़ियाँ जो हैं उनके व्यापार का एक साधन है। तो उनके लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए हम एक 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे भी हम मनाते हैं, इसलिए बैम्बू को हम ग्रास डे में भी रख दिए। तो बैम्बू इज अ कैटेगरी इन ग्रास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके गाइस, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का रीजनिंग का। तो आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। डेली डोज का काफ़ी दिन बाद आया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं काफ़ी लेट ये वीडियो बना रहा हूँ। डेली डोज बस हम कोशिश करेंगे अब रेगुलर स्टार्ट रखने की, ठीक है। तो ये देखोगे तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इससे पहले जो लेक्चर मैंने बनाया था, डे 13 था शायद, तो उसमें मैंने ब्लड रिलेशन में कुछ बताया था, किसको क्या बोलते हैं, डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, किस वर्ड से किससे डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, तो पॉइंटिंग टू अ मैन अक्षय सेड दिस मैन इज द ओनली सन ऑफ माई सिस्टर्स फादर्स इन लॉ, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अक्षय। देखो, ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन, और भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे लोगों को एंट्री करा देता है क्वेश्चन में, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। और जनरल मेथड जो है, जो कॉमन सेंस वाला मेथड है, कभी कभी वो हमारा गलत कर देता है। कुछ ट्रिक्स है वो भी कर सकते हैं, बट ऐसे भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे खत्म हुआ है कि पॉइंटिंग टू अ मैन अक्षय सेड, क्या कह रहा है अक्षय, दिस स्टार्ट हुआ ये लाइन, और ये लाइन यहाँ पे खत्म हुआ है। क्लियर है? तो इस लाइन में यहाँ से देखना चालू करो, सबसे लास्ट वाला ऑफ है इधर, ये रहा ऑफ। तो ऑफ के बाद सबसे पहले माई, इसको आप ले लो नंबर 1। क्लियर है? माई के बाद कौन आ रहा है? सिस्टर, इसको ले लो सेकंड कैरेक्टर। सिस्टर के बाद फादर इन लॉ,
ये हो गया हमारे थर्ड कैरेक्टर। क्लियर है? ऑफ के बाद आखिरी, यहाँ से स्टार्ट करो, आखिरी ऑफ ये था, तो इसका पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर। ठीक है, ऑफ के जस्ट पीछे जाओ, 3 हो गया। सन की बात हो रहा है, ओनली सन इज द फोर्थ कैरेक्टर। और फिर मैन, ये तो हम खुद ही हैं, बस हो गया अदर की बात। क्लियर है? इतने ही कैरेक्टर के बारे में जनरली यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखो इसको कैसे बनाना है। तो लाइन से आपको बनाते जाना है, 1 2 3 4 ऐसे लाइन से आपको बनाना है। कैसा भी क्वेश्चन है, ये ट्रिक यूज करना, आप लगभग सॉल्व कर लोगे काफी क्वेश्चन को। तो 1 सबसे पहले माई बनाता हूँ। तो समझ, माई मतलब यहाँ पे कौन है? अक्षय है ना। तो अक्षय को बनाया। अक्षय क्या है? मेल है, तो मैंने प्लस से दिखाया। अक्षय को मेल है, प्लस से दिखाया। नंबर 1 पे मैंने इसको बनाया। अक्षय के बाद सिस्टर, अक्षय की सिस्टर जो सेम जनरेशन की है ना, तो हम ये साइन यूज करेंगे, अक्षय की सिस्टर बनाएंगे। सिस्टर है मतलब वो फीमेल होगी, तो हम निगेटिव लाएंगे उसके लिए। थर्ड कैरेक्टर है फादर इन लॉ। सिस्टर की फादर इन लॉ, अगर सिस्टर की फादर की बात करते तो हम एक ऐसा बना जनरेशन गैप, ये साइन होता है जनरेशन गैप का। सिस्टर की फादर हो गए, मतलब ये मेरे भी फादर हुए। बट कह रहा है फादर नहीं, फादर इन लॉ। लॉ आ रहा है ना, लॉ का मतलब क्या? किसी के साथ ये लॉ में बंधी होगी तो उसके पापा इसके फादर इन लॉ हुए, और खुद के पापा तो फादर हुए ना, तो इसका हस्बैंड जो होगा, तो हस्बैंड सेम जनरेशन में आएगा सिस्टर के, तो हस्बैंड को बनाए तो ये फीमेल है, ये फीमेल है, तो ये मेल होगी। क्लियर है? इसको अभी भूल जाओ, ये मैं बताने के लिए बना लिया। इतना ठीक है? 1 2 3, तो 1 2 3 कैरेक्टर हमने लाइन से बना लिया। चौथा कैरेक्टर है सन। ठीक है, ओके। तो फादर इन लॉ, गलती हो यहाँ पे, 1 2 फादर इन लॉ ऑफ सन, नहीं सही था। ठीक है, पहला कैरेक्टर ए, दैट अक्षय, अक्षय की बहन। दूसरा कैरेक्टर, तीसरा फादर इन लॉ, मतलब इसके हस्बैंड का पापा। ठीक है, हस्बैंड का फादर। क्लियर है? 4 है सन, तो इसका सन है ना, तो बन ही गया है। 1 2 3 4 कैरेक्टर हमारे यहाँ पे रेडी हो गया। अक्षय की बहन, बहन का फादर इन लॉ का फोर्थ कैरेक्टर सन। तो कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, कैरेक्टर 4 बना लिया। तो क्वेश्चन है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अक्षय? ये मैन, ये जो मैन है सन, ये जो मैन है, ये अक्षय से क्या रिलेशन है? अक्षय का क्या लगता है? सिस्टर का हस्बैंड, मतलब सेम जनरेशन है, सिस्टर है, सिस्टर का हस्बैंड ब्रदर, बट ये दोनों लॉ के थ्रू बंदे हैं, तो ये हमारा क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा ये ट्रिक वाले मेथड। ऐसे काफी सारे कैरेक्टर्स जब आते हैं ना, तो ये तरीका बहुत आसान होता है करने के लिए। ये तरीका बहुत आसान होता है, आप इसको बहुत इजीली से ऐसे मार्किंग करके 1 2 3 कैरेक्टर को मार्क करके यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको पढ़ने रहोगे तो बीच में भूल जाओगे। दिस मैन पॉइंटिंग टू अ मैन, अक्षय सेड, तो अक्षय बनाया, अक्षय कह रहा है दिस मैन इज द ओनली सन ऑफ माई सिस्टर, दिस मैन इज द ओनली सन ऑफ माई सिस्टर फादर इन लॉ। तो सिस्टर बनाओगे, तो सिस्टर का फादर इन लॉ बनाओगे, उसका बेटा, मतलब उसका बेटा बनाओगे, सन बनाओगे, तो इसका रिलेशन होगा, ये फादर इन लॉ अगर इसका लग रहा है तो ये इसका सन, तो ये इसका ब्रदर इन लॉ। तो ऐसे ये कॉमन सेंस वाला है, आप कर सकते हो इससे भी, बट ज़्यादा कैरेक्टर्स आने पे ऐसा नंबर वाला यूज़ करना। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, डेली डोज के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। ठीक है, तो वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।